कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां सियासी दलों ने शुरू कर दी है। गणेश उत्सव के शुभ मुहूर्त के साथ शिवराज और महाराज की जोड़ी ग्वालियर चंबल की सरजमी पर उतरी। लक्ष्य सिर्फ एक कि उपचुनाव में कांग्रेस को कैसे बड़े अंतर से पटखनी दी। शिवराज और महाराज की मौजूदगी में भाजपा ने बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान का आगाज किया। शनिवार से शुरू हुआ ये अभियान 3 दिन तक चलेगा, जिसके तहत कांग्रेसी और अन्य लोग हजारों की संख्या में भाजपा ज्वाइन करेंगे। पहले दिन लगभग 5000 से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर शिवराज और महाराज ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाने साधे। कमलनाथ तो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी हारी, अरे 2-4 सीटें अगर कम रही थी तो इसी अंचल के कारण उनको देख के कोई ने वोट नहीं दिए। वोट इधर देख के मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे गए। गणेश जी के आशीर्वाद से हम 27 की 27 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। हाँ, एक चीज में मैं मानता हूँ, कमलनाथ जी मोदी जी से हारे थे। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन कर दिया। जनता नहीं आ सकती वल्लभ भवन में। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। ग्वालियर चंबल वही क्षेत्र है जहां 26 में से 22 सीटें जीतकर कांग्रेस ने शानदार बढ़त ली थी और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस का वो चमकता चेहरा बीजेपी के साथ है। बावजूद इसके कांग्रेस अपने सर्वे को आधार मानकर इस उत्साह में है कि बीजेपी का जीत पाना नामुमकिन है। बीजेपी हारने वाली है। एक सीट का कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे आया है बहुत पॉजिटिव आया है। इनके खिलाफ, लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ, बिके हुए गद्दारों के खिलाफ क्षेत्र की जनता जहां जहां विधानसभा है वहां पर तैयार खड़ी है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं जल्दी से चुनाव कराओ। जब चुनाव होंगे तभी हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस और सिंधिया समर्थक हजारों कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से भाजपा ये मानकर चल रही है कि 2018 का बदला उपचुनाव में पूरा हो जाएगा। लेकिन सिंधिया समर्थक की ये सदस्यता क्या जनता में ये संदेश दे पाएगी कि इस बार वोट कांग्रेस को नहीं बीजेपी को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सिंधिया और सदस्यता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या हजारों सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने से जीत की राह होगी आसान? क्या शिवराज और महाराज की जोड़ी 2018 के नतीजों को बदल पाएगी? क्या सिंधिया के बिना कांग्रेस उपचुनाव में 2018 की तरह ले पाएगी बढ़त? क्या कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर ग्वालियर चंबल के मतदाताओं पर छोड़ पाएगी अपना प्रभाव? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के माहौल में चुनावी रंग घुल गया है। मध्य प्रदेश की हवाओं में चुनावी बातें बह रही हैं और इसी क्रम में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगुवाई में सदस्यता अभियान रखा।
इस सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे। कांग्रेस का कहना इस पर यह है कि जितने कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं को निरुद्ध किया गया है, उनको बंदी बनाया गया है, उन पर जबरन कार्यवाही की गई है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा विरोध देखने को मिलता। कुल मिलाकर शिवराज और महाराज एक पर 11 नजर आ रहे हैं। शिवराज और महाराज की जोड़ी ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कहर ढाएगी देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस अंचल से 16 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस अंचल से जिसकी तरफ एक तरफा झुकाव इस अंचल का हो गया वो विजयश्री प्राप्त कर लेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी को इस अंचल में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रभाव में कांग्रेस को बहुत सारी सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है प्रभाव ज्योतिरादित्य का नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाताओं ने वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था। तो सिंधिया और सदस्यता के इस क्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शामिल हैं विकास बोंद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आदरणीय सुरेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं विकास बोंद्रिया जी से। विकास जी, पार्टी का विकास तो बहुत हो रहा है, संख्या का विस्तार बहुत हो रहा है, लेकिन ये विकास कहीं विनाश का कारण नहीं बन जाए। जो लोग आ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से भली भांति परिचित नहीं होंगे, और जिस प्रकार से जो नए लोग आ रहे हैं और उनको जो तवज्जो वाली बात है, अब उनको कितना स्थान मिलेगा, और अगर उनको स्थान मिलेगा तो पहले जो कार्यकर्ता है उसके स्थान में कितना फर्क पड़ेगा, इन सब बातों का बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कहेंगे? नवीन जी, आपका चिंतन वाजिब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विकास के लिए और स्वयं के संगठन के विस्तार के लिए बड़ी मजबूती से और चिंतन के साथ में ही काम कर रही है। अब आप देखिए ना, आज की जो कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा ये पार्टी नहीं परिवार की भांति कार्यक्रम चलता है, और दूसरी विशेष बात कि ये पार्टी विचार एवं कार्यकर्ता आधारित है। इसमें पुराना कार्यकर्ता हो या नया कार्यकर्ता हो, दोनों का समावेशी होने के लिए हम अभ्यस्त हैं। कैसे कार्यकर्ता को ऑल पार्टी के साथ जोड़ना है, उसकी अभ्यस्तता हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में रहती है, तब तो हम लगातार पार्टी का विस्तार करते रहे। तो मुझे लगता है कि ये आशंकाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सब के लिए अभ्यस्त है। जो नए कार्यकर्ता भारतीय राजनीतिक रूप से जिनकी सक्रियता अपने अपने क्षेत्रों में रही है, लेकिन आज वे कांग्रेस के निराशावादी कामों के कारण और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे विचार, अच्छे उद्देश्य और अच्छे तरह के कार्यक्रमों के कारण जुड़े हैं। वे नितांत रूप से इस प्रदेश के विकास में सहायक बनेंगे। जी, समझ लेता हूं। अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत यूज्ड टू है, भारतीय जनता पार्टी को इन सब की आदत है, भारतीय जनता पार्टी को समाहित करने में कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में अगर कहा जाए तो राजनीति के महासागर की तरह हिलोरें भर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महासागर का पानी जो है खारी होता है। हालांकि समस्त नदियां जाकर मिलती हैं महासागर में, सबकी अपनी उपयोगिता है। तो ये जो राजनीति का सिंधु है, इसको लांघ पाएंगे आप? नवीन जी, आज आपकी बात ने एक बात साबित कर दी पूरी तरह से। आपने अब कहते हैं सर्टिफिकेट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कैडर नहीं, सिर्फ कैडर का नाटक होता है। आपने जो अभी कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी हिलोरें भर रही, पानी खारा हो गया, मतलब कैडर खत्म है, कैडर था ही नहीं कभी, सिर्फ दिखावा था। अब मैं आऊंगा आज के टॉपिक पर। नवीन जी, ये जो सदस्यता वाली बात आज चल रही है, ग्वालियर में बड़े बड़े नेता जुड़े, महाराज जुड़े हैं, मुख्यमंत्री जी जुड़े, 10,000 लोगों की सदस्यता दिला रहे हैं। क्या मैं गलत हूं? गलत अगर नहीं हूं तो आप मुझे बताइए। क्या ये वही पार्टी जो बोलती थी हम तो फोन पे मिस कॉल मार के हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे?
और जब जो फोन पे मिस कॉल मार के जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो कोरोना संक्रमण काल में खुद अपनी ही गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री जी पाए जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। इन्हीं के गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले गाइडलाइन बनाई थी, प्रेस वार्ता करके कहा था कि बिना मास्क के या 5 लोगों से अधिक या इस तरह के कार्यक्रम करते कोई पाया गया तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी अपना जुर्माना खुद भरेंगे? नरोत्तम मिश्रा जी और उनका विभाग उन पर जुर्माना करने की हिमाकत या हिम्मत दिखाएगा? नहीं, क्योंकि इनके मापदंड अलग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मापदंड सिर्फ विपक्ष के लिए बनते नियम कानून और सिर्फ आम जनता के लिए बनते, उनके अपने खुद के लिए कोई नियम कानून नहीं है। जबकि उसके बाद मैं बताऊंगा सिंधिया जी जो है, सिंधिया जी पहले भी थे उस क्षेत्र में। सिंधिया जी 2003 से हैं, 2008 में भी थे, 13 में भी थे, 18 मतलब उसके 18 में भी थे। लेकिन हम नतीजे देखें नवीन जी, कांग्रेस के जो नतीजे 2018 में आए वो निश्चित तौर पे लोगों में एक अंडर करंट था और माइकल लाल भी था वहां पर, जो गुस्सा था उसके कारण ये नतीजे आए। सिंधिया जी इस भुलावे में ना रहे, जो खुद 1.25 लाख से हारा हो वो अगर इस धोखे में है और उनके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस धोखे में है कि उनका प्रभाव है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कहते ना मैं कहूंगा भूल कह लूं या कुछ भी कह ले, उससे बड़ी भूल कुछ हो नहीं सकती है। जी समझ लेता हूं। आता हूं अवनीश जी, आता हूं, जरा बैठे हुए हैं सुरेश शर्मा जी, उनसे समझ लेता हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल निर्णायक होगा और ग्वालियर चंबल अंचल अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन दे देता है तो ये स्थापित भी हो जाएगा कि ग्वालियर चंबल अंचल का जो पानी है या ग्वालियर चंबल अंचल की जो तासीर है वो सिंधिया जी को पसंद करती है, सिंधिया जी का समर्थन करती है। पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, सिंधिया जी के चेहरे पर वहां की जनता, वहां का मत मर मिटने को तैयार है अगर अभूतपूर्व सफलता हासिल होती है तो। देखिए नवीन जी, ग्वालियर चंबल अंचल पर टिप्पणी करने से पहले मुझे आपकी तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि आप वहीं से हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये चीज देखने की है, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल की हम लोगों ने राजनीतिक रूप से 3 पीढ़ियां देखी हैं। राजमाता सिंधिया जी की पीढ़ी देखी है और माधवराज जी सिंधिया जी की पीढ़ी देखी है और अब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीढ़ी देख रहे हैं। तो तीनों पीढ़ियों का राजनीतिक समीकरण यदि हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि महल के प्रति लगाव काफी बड़ी मात्रा में है और मतदाता जो है वो युवा मतदाता भी महल के प्रति आकर्षित रहा है। लेकिन केवल समीकरण जो राजनीतिक समीकरण भाजपा का थोड़ा बहुत जो वहां प्रवेश हुआ वो राजमाता सिंधिया जी के कारण हुआ है और किसी भी व्यक्ति ने महल के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा भाजपाइयों ने भी टिप्पणी नहीं की। जिन लोगों ने टिप्पणी की है वो राजनीति में 1 या 2 बार तो जीते हैं, लेकिन बहुत लंबी बार उनकी जीत का इतिहास नहीं रहा है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मान करके चलता हूं कि सिंधिया जी की जो राजनीतिक स्टेटस है वो राजनीतिक स्टेटस जो है वो कोई भी नकार जाए, कोई भी समीक्षक नकार जाए, मुझे लगता है वो उसकी समीक्षा करने का तरीका सही नहीं है। दूसरी बात आती है 2000 जो ये अभी चुनाव हुए हैं 18 वाले, इसकी बात आती है। तो मुझे ये लगता है कि सिंधिया जी की जो लोकप्रियता थी वो लोकप्रियता को हमने नजदीक से सबने देखा है और हम ये मान करके चल रहे हैं कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में या कमलनाथ जी के साथ सिंधिया जी को बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में ग्वालियर चंबल की अंचल जनता ने माना। और ये बात बिल्कुल मैं अवनीश जी की सहमत हूं कि जो एक शब्द माइका लाल हुआ था वो निश्चित रूप से उसने कुछ न कुछ वहां नकारात्मकता दिखाने की कोशिश की थी और वो प्रभाव के कारण नकारात्मकता, सिंधिया जी के प्रभाव के कारण वो मामला नकारात्मकता में बदला था। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंधिया जी के लिए ये जो उपचुनाव है 16, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें से वो कितने जीत पाते हैं। यदि भाजपा के संदर्भ में या सरकार के संदर्भ में नवीन जी से देखते हैं, सरकार के मामले में केवल आपको 9 सीटें जीतना है और 9 सीटें जीतने के बाद 116 का बहुमत आ जाएगा जो कमलनाथ जी के पास हुआ करता था। 2 कम थे, अब ये 2 ज्यादा हो जाएंगे। तो भाजपा ने तो अपना समीकरण बैठा रखा है कि वो 9 कहां से जीतेगी, लेकिन ग्वालियर चंबल की जीत का मायने बड़े राजनीतिक मायने होंगे और ये सिंधिया जी को भी अपना प्रभाव दिखाने। चर्चा में हम लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात
शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। इंडिया एजेंडा सिंधिया और सदस्यता में आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अवनीश जी, ये अग्नि परीक्षा भी है कांग्रेस की, क्योंकि सामान्यतः एक इस प्रकार का परसेप्शन बन गया है कि जो कांग्रेस को जीत मिली थी ग्वालियर चंबल अंचल में या मध्य प्रदेश में कहें, वो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के कारण मिली थी। वो एक बड़ा कारण था और ग्वालियर चंबल अंचल तो बिल्कुल ही उन्हें देखना चाहता है बतौर नेतृत्वकर्ता, ऐसा पहले कहा गया था। अब अगर वो अभूतपूर्व जन समर्थन सिंधिया जी को मिलता है तो ये स्थापित हो जाएगा कि सिंधिया जी कांग्रेस के पाले से गए हैं, कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है तो कांग्रेस फिर जा रही है, तो अग्नि परीक्षा तो है आपकी। कांग्रेस से ज्यादा अग्नि परीक्षा सिंधिया जी की है, क्योंकि कांग्रेस तो वर्तमान में नवीन जी विपक्ष में है ही है। और अगर मैं जैसा आप कह रहे हैं, अगर उसका उल्टा हो गया, मान लो अगर ये सीटें, मान लो भाजपा की सरकार बच गई और सिंधिया जी की ये सीटें चुनाव हार गई, मान लो भाजपा हार गई, मान लो ये आपके चंबल अंचल, फिर क्या होगा नवीन जी? ये भी इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं सिंधिया जी को वहां की जनता देखना चाहती हूँ, बताना चाहता हूँ, जहां गुना से जो लोकसभा चुनाव यही सिंधिया जी हारे हैं कांग्रेस पार्टी से, 4 मेरे ख्याल से 3 विधानसभा सीटें उस क्षेत्र, 4 विधानसभा सीटें उस क्षेत्र की भी आती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ नवीन जी कहने में अच्छा लगता है कि सिंधिया जी चूंकि निश्चित तौर पे एक चॉकलेटी चेहरा है, और अब मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़े अच्छे नेता सिंधिया जी रहे हैं कांग्रेस के, हम सम्मान करते हैं। मैं कभी उनके बारे में नकारात्मक बात नहीं बोली, लेकिन हाँ ये मैं बार बार कहूंगा कि वहां पर जो प्रभाव था वो पार्टी का प्रभाव था, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था, विचारधारा का प्रभाव था। और सिंधिया जी भी उस विचारधारा से चल के, उनके पिताजी भी कई बार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया जी भी हारे और कांग्रेस पार्टी भी हारी। और सबसे बड़ी बात ये हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी होती, सिंधिया जी होते, तो 15-15 माह के लोगों को आपको मंत्री नहीं बनाना पड़ता। मतलब आज मैं सुरेश धाकड़ की बात करूं तो सिर्फ पौड़ी के मंत्री हैं वो, बाकी कहीं के मंत्री नहीं है, अपनी विधानसभा के मंत्री हैं। ब्रजेंद्र पाल की बात करूं तो वो सिर्फ अपने मुंगावली के मंत्री हूं, कहीं के मंत्री नहीं है। अगर आपकी स्थिति इतनी अच्छी होती तो आप अपना तमाशा नहीं करवाते, अपनी सरकार का, शिवराज जी तमाशा नहीं करवाते। जिस ढंग से सिंधिया जी ने जिद में आके अपने लोगों को मंत्री बनाया है, ठीक है, ये तमाशा करवाए आजाद भारत में नवीन जी अपने आप का पहला तमाशा है जो दिखा है। बाकी अभी मध्य प्रदेश में एक तमाशा और चल रहा है, एक फिल्म और चल रही है फेत कला वाली, जिसके प्रोड्यूसर समझ लेता हूँ तमाशा है कि तमाचा है, समझ लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि तमाचा है, अब आपको तमाशा दिख रहा है, क्या है? मुस्कुरा गए बोंद्रिया जी, ये क्या था? मतलब आप तो कह रहे हैं तमाचा है, लेकिन वो कह रही है तो तमाशा है और जनता देख रही है, और तमाशा देखते देखते वो समझ, मतलब मदारी तो जनता ही है, नचा रही है आप लोगों को, फाइनली वोट दे के बता देगी कि उसे तमाशा पसंद आया कि नहीं आया। ना जनता तो वो भगवान है जिसके लिए हम सब मिलके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में ये सोच नहीं है, इसलिए कांग्रेस को बाहर जाना पड़ा। जी जी, देखिए, बड़ा बुंदेला जी ने भी कांग्रेस की इस चुनाव में, उपचुनाव में कोई जीत हासिल होगी, कांग्रेस जीत के सरकार बना सकती है, ऐसी बातें तो बुंदेला जी भी नहीं कर रहे। शर्मा जी ने बहुत ठीक कहा, मात्र 9 सीटों पे विजय प्राप्त करना है, तो एक जो अर्थमेटिकल प्रोबेबिलिटी का गणित है उसमें बीजेपी की जीत बड़ी सुनिश्चित सी है। अब कांग्रेस के भी केवल एक ही आशा में है, चूंकि सिंधिया जी उन्हें छोड़ के गए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि सिंधिया जी की जैसे तैसे हार हो जाए, जीतेंगे विवेक जी, 25 सीटें बता रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस का थोड़ा बहुत वजूद बच जाए। अब एक मिनट सुन लीजिए ना बुंदेला जी,
आपने बात की कांग्रेस की विचारधारा की जीत। अरे भाई, आप सिंधिया जी को व्यक्तिगत रूप से अच्छा मान रहे हैं, पूरे नंबर दे रहे हैं। आप ये समझिए ना कि गुना में जो वोट मिले थे कांग्रेस को, वो सिंधिया जी के व्यक्तिगत छवि के कारण थे। वहां कांग्रेस पिटी हुई थी, और गुना में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में पिटी हुई थी। नहीं तो आप बताइए ना, आप 28 लोकसभा क्षेत्र क्यों हारे होते? क्यों नकुलनाथ, कमलनाथ जी जिस क्षेत्र के हैं, नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के बेटे, मात्र 10,000 वोट से वो जैसे तैसे लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो आप कांग्रेस की स्थिति समझिए साहब कि कितनी बेकार रही है। आप सिंधिया जी को दोष मत दीजिए। अब ठीक है कि अब आपके वो पुराने साथी थे, आप उनकी हार में अपनी जीत तलाश रहे हैं, अपने वजूद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब इसके लिए तो मैं आपके प्रति मतलब मैं संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूं। नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, जो इस परिवार में शामिल हो गया वो एक दीर्घकालीन रणनीति के तहत काम करने के लिए हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और शामिल होने वाला व्यक्ति भी मानता है। इसलिए जीत हार की अलग विषय है, लेकिन सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद है। हम उनके साथ में संगठन का विस्तार करेंगे, जनता के विकास कार्यों का विस्तार करेंगे, और उसी ढंग का हर सिंधिया जी के साथ आए हर कार्यकर्ता का स्वागत, अभिनंदन है। जी सुरेश जी, दीर्घकालीन रणनीति के तहत आए हैं सिंधिया, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि सिंधिया जी ने अगर ये इतना बड़ा निर्णय लिया है तो कुछ बड़ा सोच के लिया होगा, क्योंकि एक पूरे करियर पर, एक पूरे वजूद पर प्रश्न चिन्ह वाली बात थी। बावजूद उसके उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। कठिन निर्णय था। जब तक उनके मंत्री शामिल नहीं किए गए थे तब तक उनकी खिल्ली उड़ रही थी। फिर जब उनके मंत्री बड़ी संख्या में शामिल हुए तो फिर इस बात की चर्चा निकली कि अब उनका भारतीय जनता पार्टी पर दबाव है। हालांकि ये चुनाव स्थापित कर देंगे, इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखेंगे? नहीं, हम जो राजनीतिक समीक्षक लोग हैं वो अपने हिसाब से जो है इसका विश्लेषण करते हैं कि ये दबाव बन गया, और ये, जबकि ये सब राजनीतिक कार्यों में जो है अपनी एक रणनीति होती है, जिस रणनीति के तहत जो है कितने मंत्री लेना है, किस मंत्री के पूर्व विधायक के जीतने की संभावना कमजोर हो रही है तो उसको मंत्री बना करके जिता ले। ये एक पार्टियों की रणनीति का हिस्सा होता है, और हम सब इन चीजों को देखते रहे हैं, लंबे समय से देखते रहे हैं कि कौन को, यदि संगठन चाहता है कि ये जीत के ही आए तो उसके बारे में एक अलग से विचार होता है। जहां तक इस चीज का प्रश्न है कि सिंधिया जी दीर्घकालीन राजनीति के दृष्टिकोण से आए हैं, तो देखिए नवीन जी, आप बहुत अच्छे से सारी चीजें देख रहे हैं कि देश की राजनीति में इस समय भाजपा का एक अपना प्रभाव है, और जो कमलनाथ जी ने राम मंदिर पॉलिटिक्स प्रारंभ की है या जो की है, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा की पिच पर जाकर के खेलने का दुस्साहस वो कर रहे हैं। तो इससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा इसकी संभावना कम है, नुकसान होगा इसकी संभावना सबको दिख रही है। अगली बात यह है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक ऐसा प्रभाव डाल पाने की स्थिति में नहीं है कि युवा अपना भविष्य कांग्रेस में आज देख सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व निश्चित रूप से कमजोर हो गया है, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सिंधिया जी को ये महसूस हुआ है कि जिस तरह से उन्हें सड़क पर उतरने की चुनौती दी गई थी, और क्योंकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप मुझसे ज्यादा इस प्रसंग को समझते हैं। मैं ये मान करके चलता हूं कि जो संबित सरकार के अंदर भी जो घटनाक्रम हुआ था, राजमाता जी का मान सम्मान का विषय था, आज जो है सिंधिया जी के साथ भी जो हुआ है वो मान सम्मान का विषय है। तो जो ये मान सम्मान के विषय के लिए राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं तो उसके परिणाम जो है इसी प्रकार के होते हैं, और सिंधिया जी एक लंबी पारी भाजपा में खेलेंगे और इस रूप में खेलेंगे। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुलसी सिलावट जी ने, और जब केसरिया सलाम शब्द इस्तेमाल करके सिंधिया जी के इंदौर आने पर केसरिया अभिवादन, सलाम नहीं सॉरी, केसरिया अभिवादन बोल करके जब उन्होंने ये कहा, तो हमें ये समझ में आना चाहिए या हम ये महसूस कर सकते हैं जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो, कि इसके अंदर एक दूर तक साथ चलने की मानसिकता समाहित है।
तो आप इस चीज को माना जा सकता है। कांग्रेस चाहे सिंधिया जी की आलोचना करे, चाहे सिंधिया जी को जो कहे। एक और मैं आपको बहुत तात्कालिक स्थिति से आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा गालियों का इस्तेमाल हो रहा है कि गद्दार और ये सब जो शब्द हो रहे हैं, ये कोई बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और इशारा नहीं करते। यदि आप ग्वालियर अंचल के अंदर जाकर के सिंधिया को गद्दार कहेंगे तो आप उसके परिणाम क्या आएंगे ये आप भी जानते हैं और मैं भी समझता हूं। तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस कहीं दिलचस्प रहेगा, परिणामों को देखना दिलचस्प रहेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सिंधिया सबसे बड़े योद्धा के तौर पर देखे जा रहे हैं और उनके ऊपर दारोमदार है कि ग्वालियर चंबल अंचल में उन्हें किस प्रकार का प्रतिशत मिलता है। उनको मिलने वाले रिस्पॉन्स से ही ये तय हो पाएगा कि सिंधिया जी की अपनी छवि है, अपना आभा मंडल है। सिंधिया जी को लोग व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते हैं और वहाँ सिंधिया जी प्रमुख और पार्टियां गौण हो जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के खजाने में एक नायाब हीरा पहुंच गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खजाने से एक बड़ा मूल्यवान कीमती गहना भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से सिंधिया जी की छवि को भी झटका लगने वाला है और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि सिंधिया सदस्यता के बाद शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या स्थिति होती है। IND एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार। क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान